नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को अजोला खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। कृषि वानिकी अपनाएं, अधिक लाभ कमाएं। अपने राज्य में किसान डेयरी व्यवसाय अपनाकर अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन पशुपालक साल भर अपने पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं खिला पाते हैं। इसी के साथ कई पशुपालक दाना बाजार से खरीद कर पशुओं के लिए आहार की पूर्ति करते हैं, जो कि काफी महंगा होता है। ऐसे में अगर किसान पशुओं के आहार में अजोला का समावेश करें तो इन सारी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो आप कैसे उगाएं अजोला और किस प्रकार से पशुओं को खिलाएं, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगराना के पशु विशेषज्ञ एलन वर्मा से। पशुपालन में चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, मुर्गियां हो, खरगोश हो, बटेर पालन हो, इनमें आहार के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। और आहार में इस समय सभी पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाने की वजह से इनको पूरक आहार के रूप में पोषक तत्व अलग से दिए जाते हैं, जिनमें एक अजोला हरा चारा है। अजोला को पशुओं को खिलाकर पूरक आहार के पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। अजोला सूखे के आधार पर अजोला में 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, 10 से 15% खनिज तत्वों की मात्रा पाई जाती है, 7 से 10% एमिनो एसिड्स की मात्रा पाई जाती है, 2% विटामिन्स की मात्रा पाई जाती है और सभी तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं। अजोला उत्पादन तकनीक के लिए कच्ची और पक्की दोनों तरह की कैरी किसान भाई अपने घर पे बना सकते हैं। पक्की कैरी का निर्माण 1 फीट ऊंचा और ज़मीन के ऊपर होता है, उसमें जल निकास आसानी से हो जाता है। इसकी जो आदर्श साइज है वो 20 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी होती है। पशुपालक भाई अगर अपने बगीचों में भी लगाना चाहते हैं तो उसमें आधा फीट गहराई पर प्लास्टिक की सीट बिछाकर अजोला की कैरी का निर्माण कर सकते हैं। इसमें वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। कैरी को बनाते समय ध्यान दें कि 35 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाए। अगर इस तरह का होता है तो आप 50% ग्रीन नेट शेड का आप उपयोग कर सकते हैं, या आप बगीचों के अंदर जहाँ छायादार स्थान पर भी आप लगा सकते हैं। तो 35 डिग्री के ऊपर तापमान जाते ही अजोला जलने लगता है, तो आप इस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले जब क्यारी का निर्माण हो जाता है तो पेंदे में 2 इंच तक मिट्टी बिछाई जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी हो और नमी की जगह की नहीं हो, जहाँ पर एल्गी नहीं हो, इस तरह की मिट्टी काम में ली जाती है। उसको 8 से 10 इंच क्यारी को पानी से भर देते हैं। पानी से भरने के बाद में उस क्यारी में 10 से 15 किलो ताज़ा गोबर का घोल बनाते हैं और घोल उस क्यारी में डाल देते हैं। किसान भाइयों, अजोला की खेती में इसकी उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। इसका अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं अजोला पिनेटा, केरोलियन, माइक्रोफिला इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके अजोला की खेती कर सकते हैं। इसके बाद 2 किलो अजोला बीज की आवश्यकता होती है, जो कि आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर और जहां पर आपके इनोवेटिव किसानों ने जो अजोला की क्यारियां लगाई गई हो, वहां से आप 2 किलो बीज खरीद ले। और एक क्यारी के लिए 2 किलो बीज पर्याप्त होता है। वो बीज आप क्यारी पर डाल दे और क्यारी में डालने के बाद में आप उससे हाथ से थपकी लगाकर उसको जड़ों को नीचे करें। इस प्रकार से आपकी क्यारी तैयार है और 15 से 20 दिन में
आपकी पूरी क्यारी अजोला से भर जाएगी। इसके बाद आप 20-22 दिन बाद से 1 से 2 किलो अजोला आप रोजाना का निकाल सकते हैं। अजोला को खिलाने से पहले 1 सेंटीमीटर बड़े साइज के छेद किए हुए ट्रे में एकत्र करना चाहिए ताकि पूरा पानी झड़ जाए। ट्रे को एक बाल्टी के ऊपर रखकर पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि गोबर की गंध निकल जाए। बाल्टी में एकत्रित पानी को पुनः गड्ढे में डाल देना चाहिए। प्राप्त अजोला को पशु दाने या पैरा के साथ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए। अजोला एक फर्न होती है जो हरे चारे के रूप में पशुओं को खिलाया जाता है। पशुओं को, गाय और भैंस को प्रतिदिन खिलाने के लिए 1 से 2 किलो अजोला की आवश्यकता होती है। भेड़ बकरी को 500 ग्राम तक रोजाना का दिया जाता है और खरगोश और मुर्गियों को रोजाना का प्रति नंग 100 ग्राम के आसपास दिया जाता है। प्रति पशु गाय और भैंस को अजोला खिलाने पर 20% दूध उत्पादन में बढ़ोतरी पाई जाती है, देखी भी गई है। बांझपन में सुधार होता है, पाइका रोग में सुधार होता है और मुर्गियों में अंडा उत्पादन में वृद्धि होती है, मांस उत्पादन में वृद्धि होती है और भेड़ बकरियों में जहां हरा चारा नहीं मिल पाता है तो उनमें विटामिन्स और सभी तरह के पोषक तत्व है उनको प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 23 साल से फरार चोरी के स्थायी वारंटी और पोक्सो के मामले में 5 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी की गई। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में भी नर्सेज की ओर से सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया गया। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गबन मामले में फरार चल रहे 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विकास के वादे कर वोट लेने वाले नेता राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड के अडावाला गांव में सड़क, स्कूल, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। आज भी लोग इन मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रेवदर में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता। वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो कौन कौन से वृक्षों का चयन करें और इनकी देखभाल कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। अब किसान भाई बहुत मतलब कि वानिकी से संबंधित जो वन वृक्षों का है उसके प्रति लगाव मैं देख रहा हूँ दिनानुदिन मतलब कि बढ़ता जा रहा है। किसान भी पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, किसान को भी मूलभूत आवश्यकता होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए वो वनरोपण की तरफ जो खेती पर्यावरण है उसमें वनीय पौधों का समावेश करें। तो सर्वप्रथम मैं आऊँगा कि कहना चाहूँगा कि आप पहले साफ सफाई बढ़िया क्लियर कर ले, जहाँ पर वनरोपण करना हो उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर। दूसरी है कि वनरोपण किसान भाई का जहाँ तक मतलब कि हमारा सलाह है कि जो चौड़े मेड़ है तो उसका चुनाव करें, या कोई बंजर जमीन जहाँ आप मतलब खेती में जो लागत लगता है उसका अनुरूप आपको उसे आय नहीं होता है वैसे जमीन, और अगर उपजाऊ भूमि भी हो उसके चौड़े मेड़, इन सब क्षेत्रों का आप चयन कर सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम आता है उसमें पिट डिगिंग। तो पिट डिगिंग का काम हमेशा जो चौड़े मेड़ है उसको आप रेखीय वनरोपण करिए, सीधी, खास करके वैसे पगडंडी, वैसे चौड़े मेड़ जो पूरब से पश्चिम दिशा में जाता हो
उसका क्या कारण क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें जो खेती के लिए अब मतलब की जरूरी है, वो आपका एक पौधे का छाया दूसरे पौधे पर पड़े, न कि आपके फसलों पर पड़े। तो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, इस तरह से मतलब कि आप उसका मिट्टी की खुदाई करें और चिलचिलाती धूप में कम से कम 15-20 दिन उसको मतलब कि सूखने देना है। उसमें जो छिपे हुए कीट, व्याधि इत्यादि है वो दूर हो जाएगा, फफूंद का भी नाश हो जाएगा। कृषि वानिकी को सफल बनाने के लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ पौधों और फसलों का चयन किया जाए। पेड़ पौधे और फसल भी एक दूसरे के अनुरूप हों, जिससे उन्हें एक साथ उगाने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ों और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु और सौर ऊर्जा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कम करने के नजरिए से समय समय पर पेड़ पौधों को काटते छाटते रहना चाहिए। इन सब के लिए किसानों को मिट्टी, जलवायु, जल और वृक्षों संबंधी जानकारी होना जरूरी है। हम ये भी सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आप अपने खेतों के बीच में, जिसमें खेती करते हैं, वैसे बीचों उसके खेत के बीच में भी अगर कतार बनाना चाहते हैं तो आप 6 मीटर और या 8 मीटर इतना अंतराल पर आप पौधों का दूसरा कतार खड़ा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। इस तरह से मतलब का इसका भी उद्देश्य अलग अलग है। अगर काष्ठीय पौधे लेते हैं, जैसे गम्हार लेते हैं, तो जो है एक कतार से दूसरी कतार की दूरी थोड़ा बढ़ा दीजिए 6 मीटर 8 मीटर, जिसमें कि आपका ट्रैक्टर, हल इत्यादि उसका मूवमेंट बहुत आसान हो जाए। जो वनीय पौधे हैं उसके साथ अगर कृषि फसलों का समावेश कर रहे हैं तो कृषि फसल में चुनाव करिए कि वो लेगुमिनस, खास करके दलहनी फसल, चाहे वो खरीफ मौसम में हो चाहे रबी मौसम में, दलहनी फसल का समावेश जरूर करिए। इससे मतलब क्या होगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति का लाभ आपको पेड़ को भी मिलेगा और पेड़ के पत्तों का लाभ भी आपको कृषि के फसलों पर मिलेगा। और निश्चित तौर पर अगर ऐसे विन्यास अपनाते हैं तो आपको प्रति इकाई भूमि से अधिकतम लाभ आपको प्राप्त होगा। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव इस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ तेज गति से वृद्धि करने वाला हो, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, पेड़ में फल के साथ साथ हरा चारा देने की क्षमता हो तो अधिक बेहतर भी रहता है। पेड़ का मुख्य तना सीधा और गोल तथा कम शाखाओं वाला होना चाहिए। पेड़ में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता भी हो तो और अच्छा है। पेड़ इमारती लकड़ी और ईंधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आम किसान कृषि वानिकी से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि प्रथम 10 वर्ष अगर काष्ठीय पौधे लेते हैं तो प्रथम 10 वर्ष आपको मतलब सीधी, जो जैसे टीक लेते हैं, शीशम लेते हैं और भी महोगनी लेते हैं, और भी मतलब कि जो है जो इमारती लकड़ी है जैसे बीजा साल हो गया, उसी तरह से और भी मतलब कि जो काष्ठीय लकड़ी है जिसका उपयोग आप घर बनाने, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2 मीटर और एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 2 मीटर रखना आवश्यक है। पौधे लगाने का सवाल है, जहाँ तक वनरोपण का सवाल है तो वनरोपण आप तभी करें जब 100 मिलीमीटर लगभग बारिश हो जाए। 100 मिलीमीटर बारिश हो जाने से क्या होता है कि उसमें मिट्टी में सैचुरेशन आ जाता है, जो भी मिट्टी भरे हैं उसमें भरा हुआ जो हवा है वो बाहर निकल आएगा। और जब वनरोपण करेंगे तो प्रति पौधे 20 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम DAP और करीब 15 ग्राम MOP डाल करके प्लांटेशन करेंगे। उसको डाल देंगे, मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे और साथ साथ 2 से 4 ग्राम प्रति गड्ढे कीटनाशी और 1-1.5 ग्राम मतलब कि ऊपर मिट्टी में डाल के अच्छी तरह से मिला करके और इसको तब वनरोपण करेंगे। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा मतलब कि परिणाम आएगा। कार्बेंडाजिम पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर, 10 लीटर पानी में है तो 20 ग्राम कार्बेंडाजिम घोल करके और उसी से मतलब पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि फफूंद से होने वाली जो आपका नुकसान है वो नहीं होगा। कीट जो है खास करके दीमक है उससे आपका बचाव हो गया। ऐसा करने से आप अधिक से अधिक मतलब की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक मतलब कि देखभाल का सवाल है तो प्रथम वर्ष 3 बार निराई गुड़ाई करना है। आपका वनरोपण के 1 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद प्रथम निराई गुड़ाई, इसके बाद उसके 1-1.5 महीने के बाद दूसरी निराई गुड़ाई। इस तरह से मतलब अंतराल पे जब भी देखें वहाँ खरपतवार तो इतने अंतराल पर आपको
3 बार मतलब उसकी निराई गुड़ाई करना है, देखभाल करना है। इन पद्धतियों से फलदार वृक्ष, चारा, खाद्यान्न, फसलें और ईंधन की प्राप्ति के साथ साथ विभिन्न सब्जियां और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। कृषि वानिकी द्वारा न केवल खेती योग्य भूमि एवं जंगलों पर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा मृदा संरक्षण के अलावा पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्री राम कोहली और यहां के स्थानीय सांसद के खिलाफ अब लोग लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। कोचिंग नगरी में डेंगू लगातार फैल रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। एक और बच्ची की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। लैंडमार्क सिटी स्थित कई हॉस्टल में भी डेंगू ने अपनी दस्तक दी है। अब तक 170 कोचिंग के स्टूडेंट डेंगू पॉजिटिव हो गए हैं। कांगड़ा में आज फिर बारिश के आसार हैं और कल करीब 5 घंटे तक बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जगह जगह जल भराव हुआ है। बेघर लोगों और किसानों के लिए ये बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। एक देश और एक चुनाव पर केंद्र सरकार ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मक्का की खेती अपने प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में बड़े पैमाने पर की जाती है और प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मक्का की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनका नियंत्रण सही समय पर नहीं किया गया तो ये कीट रोग फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों किस प्रकार से करें मक्का की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार वड़वाल। मक्का में लगने वाले बीमारी तथा कीटों के प्रकोप के बारे में जानकारी दे रहा हूं और इसके कैसे हम लोग रोकथाम करेंगे इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बताना चाहें किसान भाई, इस ऐसा देखा जाता है कि कीड़ा का प्रकोप जैसे तनाछेदक कीड़ा, स्वार्मिंग कैटरपिलर, ये सब कीड़ा का प्रकोप दिखाई पड़ता है। खास करके जब पौधा 50-60 दिन का हो जाता है उसमें इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तनाछेदक कीड़ा जनरली क्या होता है, पौधा का जो ऊपर का जो भाग होता है जहाँ से जो पत्ता नया पत्ता निकलता है उसमें देखा जाता है, खास करके अटैक होता है और वो पूर्ण रूप से खा करके खत्म करता है, जिससे कारण पौधा में ठीक से बढ़वार हो नहीं पाता है। अंततः उपज जो मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा किसान को हानि होती है। तना भेदक सुंडी तने में छेद करके उसे अंदर से खाती है, जिससे गोब एवं तना सूख जाता है। यह मक्के के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी सुंडियां 20-25 मिलीमीटर लंबी और स्लेटी सफेद रंग की होती है, जिसका सिर काला होता है और 4 लंबी भूरे रंग की लाइन होती है। इसकी सुंडियां तनों में सुराख करके पौधों को खा जाती है, जिससे छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में ये बीज के पत्तों पर सुराख बना देती है। इस कीट के आक्रमण से पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार बहुत कम हो जाती है। जो दानेदार दवाई है जो मार्केट में उपलब्ध है, चाहे वो फिराडोन हो, यदि जड़ के पास में थोड़ा सा दवा डाल करके मिट्टी चढ़ावे, ठीक उसी तरह से स्वार्मिंग कैटरपिलर भी देखा जाता है जब 50 से 60 दिन का होता है वो पौधा में अटैक करता है। उस समय देखा जाता है कि किसान भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मार्केट में एक फिराडोन नामक दानेदार दवा मिलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि दानेदार दवा डालेंगे जड़ के पास में तो बहुत हद तक कीड़ा का प्रकोप को आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। मक्के की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ
उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं ले, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। इसके अलावा खास करके कुछ बीमारियां भी लगती है जो देखा जाता है कि 50-60 दिन के जो अवस्था होता है पौधा का, उसमें इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसको हम लोग मेडिस लीफ ब्लाइट या टर्सिकम लीफ ब्लाइट कहते हैं। ये दो रोग खास करके देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि मेडिस लीफ ब्लाइट का प्रकोप खरीफ के मौसम में ज़्यादा होता है, जबकि टर्सिकम लीफ ब्लाइट का प्रकोप वास्तव में खरीफ में होता है लेकिन रबी मक्का में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मेडिस लीफ ब्लाइट हो या टर्सिकम लीफ ब्लाइट हो, दोनों में क्या होता है, पत्ता में धब्बा बनता है। ये धब्बा सफेद जैसे लगेगा, सफेद छोटा छोटा सा सफेद नुमा जो बाद में भूरा हो जाता है, और बहुत सा पत्ता में जो धब्बा आपस में मिल करके पत्ता का हरे भाग को खत्म कर देता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश क्रिया कम हो जाती है और अंततः पौधा में जो ठीक से दाना बनना चाहिए, जो ठीक से कॉप बनना चाहिए, वो ठीक से बन नहीं पाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि मेडिस लीफ ब्लाइट हो या टर्सिकम लीफ ब्लाइट हो, मेडिस लीफ ब्लाइट में पत्ता का जो धब्बा होता है छोटा छोटा होता है, जबकि टर्सिकम लीफ ब्लाइट में पत्ता का धब्बा बड़ा बड़ा होता है। तो किसान भाई, मेडिस हो या टर्सिकम लीफ ब्लाइट हो, दोनों धब्बा रोग जो खास करके है, इसको मंकोजेब नामक दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर निश्चित रूप से बीमारी को रोका जा सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अकबरपुर, जिला अलवर के नाथू लाल ने। आपने ग्लेडियोलस फूल की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। इसके फूल गुलाबी, सफेद, लाल, नारंगी, ये सफेद रंग के होते हैं। आज के समय में ग्लेडियोलस की कई किस्में विकसित हैं, जिनका चयन करके किसान खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। भारत में विकसित किस्मों में सपना, पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना, अरुण और शोभा है। ग्लेडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं: लाल अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर, नजराना रेड ब्यूटी, गुलाबी पिंक फ्रेंडशिप समर पर्ल, नारंगी रोज सुप्रीम, सफेद व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट प्रोस्पेरिटी, स्नो व्हाइट मीरा, पीला टोपाल सपना TS14, बैंगनी हर मैजेस्टी। भारत में ग्लेडियोलस सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है। ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्लेडियोलस की खेती करके किसान अधिक आय कमा रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी